चलिए, कल हमने जो पढ़ा था वो था वेक्टर। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हमने जो भी पढ़े थे वेक्टर सबट्रैक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। वेक्टर सबट्रैक्शन में यदि दो वेक्टर टेल टू टेल ऐड हैं तो वेक्टर a माइनस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका हेड a वेक्टर के साथ होगा, और यदि वेक्टर b माइनस a देखेंगे तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका हेड b वेक्टर के साथ होगा। ठीक है, इसका मतलब जो पहले होगा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा और डायरेक्शन रिजल्टेंट का उसकी तरफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कल क्वेश्चंस भी किए थे, उसमें हम लोग ये चीज़ को देखे भी थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल टॉपिक जो हम आपको पहले भी कहे हैं कि आपको वो टॉपिक 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और 11-12 पढ़ने के बाद आप यदि इंजीनियरिंग लेंगे, खासकर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, उसमें भी पढ़ना है। समझ गए? तो उसमें भी आपको पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम हम लोग रखे हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मतलब एक वेक्टर को ब्रेक करना। अभी ध्यान से देखिएगा, कुछ लिखना नहीं है। टू ब्रेक अ वेक्टर इन टू कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट में ब्रेक करेंगे। जैसे आप इसको बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। पिछला टॉपिक यदि याद हो, क्लियर हो, तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से बना है। मतलब हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, उससे उनको जब हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बना। आर बना ना? तो क्या हम इस आर वेक्टर को ब्रेक करेंगे? आर वेक्टर को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बन सकता है क्या? मतलब इट इज दिस मेथड इज रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या होगा, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। यहाँ एक वेक्टर को जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑलरेडी है, उस वेक्टर को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी बनेगा। समझ गए? जैसे ए और बी को ऐड करने से आर बना, अब आर को ब्रेक करने से ए और बी बनेगा। तो इसलिए ये जस्ट रिवर्स कहलाता है कि कोई वेक्टर को हम ब्रेक करके दो कंपोनेंट्स में रिलेट कर सकते हैं, और वो दो कंपोनेंट्स जो होंगे वो उस वेक्टर के ही पार्ट्स होंगे। तो जैसे यहां पे आइए, आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको एक्स डैश ले सकते हैं। ये एक्स डैश होगा और ये क्या होगा, वाई डैश होगा। तो एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, अब हमको यहां पर एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, उस वेक्टर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। आप रखिए आर, लेकिन हम कुछ भी मान सकते हैं उस वेक्टर का नाम। तो ये ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर है जिसका हमने नाम रखा है आर वेक्टर। तो एक आर वेक्टर है जो कि ओरिजिन पे है, ओ पॉइंट उसका टेल पॉइंट, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। ठीक है, ये आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है। यदि एंगल अल्फा जो है, यदि ये एंगल अल्फा 0 हो जाए तो वो आर वेक्टर एग्जैक्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगा, और यदि ये अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो ये आर वेक्टर एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर जाएगा। ठीक है, अभी एंगल अल्फा पर है वो। क्लियर है? अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा है कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, यानी वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो जैसे ये वेक्टर और बी वेक्टर मिल करके आर वेक्टर बना। ठीक है, तो आर वेक्टर को हम जब ब्रेक करेंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, और ये भी कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। मतलब आर वेक्टर का एक कंपोनेंट है, ब्रेक है।
मतलब उससे टूटा हुआ है, मतलब ये और ये ऐड करेंगे तो हमको आर वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आर वेक्टर, अब यहां पर समझिए कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट कितना है ओ, और इसका जो हेड पॉइंट है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्राउडली कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो कि हम ग्रीन प्लेन से करेंगे कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या है देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को हम क्यू पॉइंट मान ले रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा ओ से क्यू, ठीक है, तो ओ से क्यू में यहां भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये पॉइंट को एक पैरेलल लाइन जो हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन है, एग्जैक्ट नहीं। तो क्या इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए एन देते हैं, तो क्या आप ध्यान से देख के बताइए, ओ क्यू बराबर एनपी होगा क्या, ओ क्यू बराबर एनपी होगा कि नहीं होगा, होगा 90 डिग्री। यहां तक मेरी इस कहानी से सहमत है आप? ठीक है, तो यहां तक में जो हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो कंस्ट्रक्टेड लाइन है, वो मेन लाइन नहीं है। मेन लाइन आपका ओपी यानी कि आर वेक्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं, चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यदि ओ क्यू का हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो हमको पता है ओपी का लेंथ कितना है, आर। ओपी का लेंथ कितना है, आर। ये वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो हम यदि यहां पर लिखना चाहें साइन अल्फा हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ना, कौन से है, आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ओ क्यू पी। अब इसमें हमको देखना है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू, हाइपोटेनस कितना है, ओ क्यू, ओ पी, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पर साइन अल्फा, अब हमको यहां देखिए पी क्यू और ओपी कितना है, आर। अरे ओपी आर होगा, ओपी आर है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना, ओ क्यू बाई आर। तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया, आर कॉस अल्फा। बोलो हाँ, कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, कुछ बोलोगे तो फिर देखो क्या होगा। 12th क्लास में इन जनरल हम एक वीक में एक बार पार्टी दे ही देते हैं। 12th क्लास में इन जनरल एक वीक में हम एक बार पार्टी दे देते, कभी 2 वीक में दे दिए। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी पार्टी मिले? नहीं, अब नहीं चाहते हैं। थैंक गॉड, मेरा पैसा बचेगा। भगवान करे ऐसा बैच सबको मिले। 5 सितंबर को भी आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग को कुछ प्रोग्राम नहीं ना? हाँ, तो देख लीजिए, आप लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए हमको। कोई हाँ नहीं बोला तो हम इसका क्या मीनिंग निकालें? अच्छा, यहाँ शादी का बात चल रहा है क्या? आप थैंक गॉड ऐसा बैच सबको मिले, आप लोगों को पार्टी नहीं चाहिए, और कैसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 5 सितंबर को मेरा पैसा बचेगा, कम से कम 40,000 रुपये हम खर्च कर देते हैं, वो तो बचेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 सितंबर क्लोज, आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ 12th वाले रहेंगे, और 25 दिसंबर को भी सिर्फ वही लोग रहेंगे। नहीं हो गया, आप लोग कह दिए, अब क्या चाहिए। ठीक है, चलिए, ओ क्यू बराबर कितना हुआ,
आर कॉस अल्फा। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये आर साइन अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना बोलो, फिर नहीं बोल रहा है सब कोई, पार्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपके एक्टिविटी तो यही लग रहा है। अरे ओ क्यू, अरे ओ क्यू बराबर कितना है, पी क्यू, हाँ पी क्यू होगा यहाँ। बोलिए अब ठीक है ना। तो ये आर साइन अल्फा हुआ, ये आर कॉस अल्फा हुआ। अब ध्यान से समझिए दो बात को। आपको पता है यूनिट वेक्टर डिस्कस किए थे ना, और यूनिट वेक्टर में मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हमको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना हो तो कितना होगा, रिवीजन नहीं हो रहा है। आज से लगभग 4,500 साल पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द यूनिट वेक्टर इज, बोलो, तो यहां पर अभी यहां देखिए क्या हो रहा है। इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है किसमें, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। ध्यान से देखिए, तो आपको पता है, सब लोग यहां ध्यान से देखिए, कॉपी छोड़ दीजिए, यहां सब लोग ध्यान से देखिए। आपको पता है ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, आर कॉस अल्फा, यानी ओ से क्यू का लेंथ कितना है, आर कॉस अल्फा। उसी तरह पी से लेकर के क्यू तक का लेंथ कितना है, आर साइन अल्फा। ठीक है, एक्स एक्सिस में पता है हमको यूनिट वेक्टर, ठीक, तो हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं, आई कैप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या ओ क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझ कर बताइए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने क्या लिखा, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू को हमने एक वेक्टर बना दिया, क्योंकि ओ क्यू का लेंथ हमको पता है और उसका डायरेक्शन भी हमको पता है, क्योंकि ओ क्यू जो है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए एक्स एक्सिस में लिया गया यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं। और यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड तो हमको पता ही है आर कॉस अल्फा है, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया और डायरेक्शन पता चल गया, तो ओ क्यू वेक्टर डिफाइंड हो गया ना, ओ क्यू वेक्टर। उसी तरह यदि हम लिखना चाहें ओ पी वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको पता है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, जे कैप, तो ओ पी वेक्टर लिख सकते हैं आर साइन अल्फा इंटू जे कैप लिख सकते हैं क्या? बोलिए, होगा ऐसा? अरे हाँ या ना? तो हमारे पास एक वेक्टर हो गया ओ क्यू वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर हो गया कौन सा, क्यूपी, क्यूपी वेक्टर हुआ, सॉरी ओपी लिख दिए, फिर क्या यहां पर क्यूपी होगा। अब ठीक है ना, तो क्यूपी वेक्टर आर साइन अल्फा इंटू जे कैप, इस वेक्टर को हम पैरेलल भी शिफ्ट करके यहां ला सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कीजिएगा वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ये कौन सा वेक्टर होगा, क्यूपी होगा, क्यूपी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर साइन अल्फा जे कैप होगा। हो सकता है ऐसा? तो अब क्या, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, कौन सा ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ क्यू पी को, उसमें ध्यान से देखिए, पहला वेक्टर कौन सा है, ओपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर पहला वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर। सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ा है क्या, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ओ क्यू, सेकंड वेक्टर है क्यू पी, तो सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ा है और रिजल्टेंट का हेड सेकंड के हेड से जुड़ा है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर लिखा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड के टेल से जुड़ेगा और रिजल्टेंट का हेड सेकेंड के हेड से और रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल से। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, क्यू पी वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा क्या है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, जब ये वेक्टर को यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो ओ क्यू वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं होगा पैरेलल शिफ्ट करने पर। तब हम क्या देख रहे हैं कि एक वेक्टर है ओ क्यू और एक वेक्टर है ओ एन, या फिर कह लीजिए क्यू पी वेक्टर ओ एन वेक्टर की तरह ही होगा। तो दो वेक्टर का टेल पॉइंट मैच कर रहा है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, उनका रिजल्टेंट 20 से पास कर रहा है, पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी हम कह सकते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर और ओ एन वेक्टर, क्योंकि ओ एन वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर सेम है। यहां लिख सकते हैं ओ एन वेक्टर और क्यूपी वेक्टर सेम है, क्योंकि देखिए क्यूपी वेक्टर इधर है, ओ एन वेक्टर भी यही है, पैरेलल शिफ्ट किए हैं। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स है, कौन कौन से, एक है ओ क्यू वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ओ एन वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर कॉस अल्फा, डायरेक्शन आई कैप। अच्छा, ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर साइन अल्फा, डायरेक्शन है जे कैप। दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और उनका टेल पॉइंट मैच कर रहा है, तो रिजल्टेंट भी से पास कर रहा है। तो आर बराबर लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, लिख सकते हैं ना, उससे भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। समझ गए। तो आर अब जो हमारा ये कहलाएगा मेन वेक्टर, ठीक है, और ये होगा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये कहलाएगा वाई कॉम्पोनेंट ऑफ आर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। समझ पाए कुछ? इसका मतलब है कि मेन वेक्टर कितने कंपोनेंट में, एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, यानी उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। ये रेजोल्यूशन का पूरा मेथड हो गया। अब यहां पर आर वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर की जगह हमको पता है ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओ क्यू वेक्टर है आर कॉस अल्फा आई कैप, और दूसरा क्या है आर साइन अल्फा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम, इस टर्म को हम लोग आर एक्स भी बोल सकते हैं, ये टर्म को हम लोग आर वाई भी बोल सकते हैं। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों में हम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहां पर लिख सकते हैं आर एक्स कितना होगा, आर एक्स होगा आर कॉस अल्फा, आर वाई क्या होगा, आर साइन अल्फा। समझ पाए? कोई डाउट है तो बोलिए। ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर का, आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। क्यों? याद है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से यदि कोई दो वेक्टर टेल टू टेल ऐड है और उनके बीच का एंगल कितना है 90, तो उन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये है और बी स्क्वायर ये होता है ना, क्योंकि 2ab cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 2ab 0 हो गया, तो रूट अंडर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा, आर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका।
क्लियर है? होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। चलिए इतना इसको पहले राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको, फिर डायरेक्शन में आते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। डायरेक्शन के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे प्लस रीजन ये है क्योंकि दोनों वेक्टर्स कौन से आर एक्स और आर वाई दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो दोनों एक दूसरे से जब 90 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का अल्फा मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल है, फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल है वो निकालना, और रिजल्टेंट का सेकंड के साथ एंगल निकालना आसान है, क्योंकि tan अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी आर वाई अपॉन आर एक्स, tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस तो आर एक्स बाई आर वाई। ठीक है, तो ये रिलेशंस हम लोग फॉलो करके क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा आर बराबर रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा एग्जांपल देके चलते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये, इस वेक्टर को ए नाम दे रहे हैं हम लोग। तो ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर का हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट ले सकते हैं। एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स होगा, और ये रहेगा तो ए वाई होगा। इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बोलिए। और मान लीजिए कि ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सपोज 5 न्यूटन है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सॉरी, ए एक्स कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, और ये लिखेंगे ए साइन थीटा। तो यहाँ ए कितना, 5 कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, तो यहां लिखेंगे 5 साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट में ये है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर बी मान लीजिए ये एंगल बना रहा है थीटा। तो अब वेक्टर बी एंगल बना रहा है थीटा, तो अब उसका कंपोनेंट ब्रेक करके देखिए ध्यान से। यहां पर मान लीजिए कि ये कंपोनेंट लेते हैं, ये तो ये ट्राइंगल कौन सा, ओ पॉइंट पी, और इस पॉइंट को क्यू बोल रहे हैं। तो हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू देख रहे हैं ना। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में यदि हम लिखना चाहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा ये वाला कौन, ये कंपोनेंट कितना होगा इसका, बोलिए। ये बी कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा बी कॉस अल्फा, सॉरी हाँ ठीक है, बी कॉस अल्फा। ध्यान से देख के बताइए। इसको रहने दीजिए, अभी एक में बता देंगे, कंफ्यूज हो जाएगी। ये तो क्लियर है, ऐसे क्लियर है ना। चलिए इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए इसको। डायरेक्शन को लिख करके उसको राइट डाउन कीजिए।
एक वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर है और मॉड ऑफ वी वेक्टर 10 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमको लेना है इस बी वेक्टर का कंपोनेंट। तो बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो बी एक्स कौन सा होगा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बी एक्स होगा, ये होगा बी कॉस कितना 37 और ये होगा बी साइन 37, ठीक है। तो बी को अब आते हैं बी कॉस 37 आई कैप, ठीक, और बी साइन 37 जे कैप। तो बी कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, कॉस 37 सबको पता है कितना होता है 4/5 आई कैप और प्लस 10 साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5 जे कैप। तो यहाँ से 5 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, तो यहाँ 8 आई कैप और प्लस ये होगा 2 टाइम्स में तो 6 जे कैप। यानी वेक्टर बी को यदि हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यानी इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा 8 आई कैप और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 6 जे कैप, ठीक होगा। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड में हम लोग कुछ इसी तरह देखेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर मान लीजिए पी वेक्टर है और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 20 मीटर है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है, सॉरी, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 53 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये P cos 53 होगा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट ये होगा P sin 53, और इसी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P sin 53 होगा। तो हम यदि P वेक्टर को लिखना चाहें तो Px आई कैप प्लस Py जे कैप में लिख सकते हैं। Px कितना होगा, P cos 53 डिग्री होगा P cos 53 डिग्री, और जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस आई कैप, तो यहाँ लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस पी वाई कितना, तो P साइन 53 और ये जे कैप होगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, P का मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर, तो 20 cos 53 का वैल्यू 3/5 माइनस आई कैप, तो यहाँ से यहाँ 4 टाइम्स में तो आगे कितना 12 माइनस आई कैप, और यहाँ प्लस P कितना होगा, यहाँ P 20 और 53 यानी 4/5, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 4 जे कैप, तो फाइनली आ गया 16 जे कैप। तो वेक्टर P बराबर कितना आ गया, समझ पाए, कुछ समझ में आ रहा है। अब इसी में एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं हम लोग, थर्ड एग्जांपल में। ये वेक्टर P है जिसका मॉड कितना है 20 मीटर। ये एंगल तो 53 था, ये एंगल कितना होगा 37 होगा ना उसके अनुसार। तो वो हम 37 को लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 37 डिग्री को लेके चल रहे हैं, तो 37 डिग्री के अनुसार ये इधर एक कंपोनेंट हो गया। अब 53 डिग्री को थोड़ा देर के लिए भूल जाएगी, अभी एक इधर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। 37 डिग्री एंगल है, तो सेंटर पॉइंट O है, ये पॉइंट को Q कह रहे हैं और इस पॉइंट को N कह रहे हैं। तो हम कौन से ट्राइंगल में हैं, OQN में। तो OQN में अब ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ होगा QN वो क्या कहलाएगा P साइन 37, और ये जो लेंथ होगा कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया ये, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा P cos 37 होगा, ऐसा होगा। तो ये वाला लेंथ, ये वाला जो वेक्टर है इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, और ये कितना होगा P साइन 37 होगा, और वो तो P cos 37 है ही। तो हमारा P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P साइन, हम क्या लिखेंगे P x आई कैप और P y जे कैप।
तो पी एक्स कितना होगा, पी एक्स हो जाएगा पी, ये पूरा का पूरा टर्म पी एक्स होगा ना, पी एक्स होगा, बोलिए हाँ या ना। चलिए पी एक्स कितना, पी साइन 37 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव एक्स में उसका डायरेक्शन है। तो और यहाँ पी वाई कितना है, पी वाई देखिए पी कॉस 37, अब ये होगा जे कैप। पी का मैग्नीट्यूड कितना 20 साइन 37 3/5 माइनस आई कैप और प्लस पी का वैल्यू कितना 20 कॉस 37 यानी कि हाँ 4/5 जे कैप, ये कैंसिल आकर 4 हुआ तो ये आ गया 12 माइनस आई कैप और ये प्लस 4 16 जे कैप। ये किसका आया, वेक्टर पी का। अब यहाँ पर समझना है इंपॉर्टेंट बात कि जिसके साथ एंगल बनेगा, जैसे ये जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस होगा और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन होगा। जैसे यहाँ पर ये जो पी वेक्टर है किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है, इसलिए पी कॉस होगा। और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो कौन है, वाई, तो उसके साथ कितना होगा, पी साइन। जैसे यहाँ पर ये जो वेक्टर है बी, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए बी कॉस 37, और जिसके साथ नहीं बना रहा है वो कौन सा है, ये, तो यहाँ ये आ जाएगा कितना, बी साइन 37। समझ पाए इस बात को। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन रहेगा। अब ध्यान ये रखना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फोर्स किसके क्वाड्रेंट में है, वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। उसी में यहाँ एंगल चेंज करके हम दिखलाए, यहाँ एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वहाँ एंगल वाई के साथ बना रहा है, इसलिए यहाँ एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो उसके साथ कॉस है, और यहाँ पर वाई के साथ एंगल बना रहा है इसलिए उसके साथ कॉस है। समझ पाए। तो दो जहां पर एंगल बनेगा उसके साथ कॉस होगा। अब देखना है कि वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है या x को। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। अरे हाँ ना बोलिए।